हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप घर पे सुरक्षित होंगे। मैं पूजा सिंह आप सभी का अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो आइए हमारे साथ जुड़िए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको यूजीसी नेट हिस्ट्री की तैयारी कराऊंगी। सो लेट्स क्रैक यूजीसी नेट फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट यूजीसी नेट। So I want to tell you the full form of NTA, National Testing Agency, UGC, Union Grant Commission and NET, National Eligibility Test। तो आप सभी मुझे जब मैं लाइव रहती हूँ यूट्यूब पे पूजा सिंह सर्च करिएगा, मैं आपको वहां दिखूंगी। वहां पर मैंने 4-5 लेक्चर लिया है इसके पहले के टॉपिक, और स्पेशल क्लास पे जब आप सब्सक्रिप्शन को लेंगे तब वहां दिखेंगे। वहां बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं जो आपको इजिली हिस्ट्री को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी। तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म जो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ जुड़िए और आइए आप देखिए जो आज का ये टाइम पीरियड है, वहां पर घर बैठे ही बैठे आपको कितने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो लेट्स क्रैक यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसके सब्सक्रिप्शन को लीजिए और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कर सकेंगे। और रही बात यूजीसी नेट की, तो सिर्फ यूजीसी नेट ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो लेट्स start our topic. Today's topic is Indus Valley Civilization, but before starting my topic I want to tell you कि आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्या क्या आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है आपको। लाइव क्लासेस है, डेली लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पे आपको दिखता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, लाइव टेस्ट क्विजेज है, अनलिमिटेड एक्सेस है। तो डेली लाइव क्लासेस में यू कैन, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास में आप सोचते हैं पूरा क्लास का माहौल मिलता है, वहां बच्चा होता है, बच्चे सारे बैठे होते हैं, आप सीधे इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ। आप यहाँ भी डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे, और टीचर तुरंत आपको रिप्लाई करता है आपके क्वेश्चंस का, आपके डाउट्स का फटाफट आंसर देता है वहां पर। तो आपको पूरा एक क्लास का एनवायरमेंट तैयार करके दिया जाता है। तो और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, ये नहीं कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहें, जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, आप अपने हिसाब से एक्सेस सब्सक्राइब को इसको सब्सक्रिप्शन को लीजिए। अनअकैडमी का एक ऐप आता है, लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करिए, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आपको दिखेंगे। और यहाँ पर सबसे बेस्ट है, रिकॉर्डेड कोर्सेज है पूरा। अब घर बैठे बैठे आराम से पढ़ाई तैयारी अपनी कर सकते हैं किसी भी टैब में, फोन में या लैपटॉप में। राइट, तो ये तो रहा उसके बारे में। आज थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है तो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। जहां भी थोड़ा सा लगे कि मैम की वॉइस क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगी। हाँ, तो आप सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन को कैसे लेना है आपको। आप देखिए, अगर कोई बच्चा नया है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 मंथ विल बी इनफ, जो तैयारी कर चुके हैं, 1-2 बार नेट दे चुके हैं। बट जो नए बच्चे हैं, जो अभी रिसेंटली तैयारी शुरू किए हैं, देना चाह रहे हैं, पीजी कर रहे हैं और एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो मेरे हिसाब से अभी तुरंत एग्जाम ना दे। 1 मंथ का नहीं, अपना 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए। आराम से घर पे बैठिए, तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको 12 मंथ का लेना चाहिए। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट मी। आई एम नेट क्वालिफाइड। मैं 2014 में हिस्ट्री में नेट क्वालिफाइड हूँ और 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और मैंने बीए में भी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट था। बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी कर रखा है मैंने 2013 में। तो आज का बहुत सारे बच्चे, जब मैं यूट्यूब पे इंग्लिश में कंटेंट लाती थी, वहाँ सारे बच्चे मैसेज करते थे, मैम प्लीज कंटेंट हिंदी में लिखिए। तो मैं हिंदी में लेके आई हूँ। और अब आई थिंक इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बट डोंट वरी, यहाँ पर जो नाम है मैं उसको इंग्लिश में ही बताऊंगी। जो और सारी चीजें जो प्रॉब्लम आए आप मुझे बता देना। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, सारा कुछ समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टुडेज टॉपिक इज हड़प्पा सभ्यता।
हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका एक नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये पहली साइट हड़प्पा ही थी जिसकी खोज की गई थी, तो इसीलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन भी। तो इसके तीन नाम है, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और इसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। बीसी और एडी क्लियर है सबका? जिसका नहीं क्लियर होगा मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सभ्यता की खोज कैसे हुई। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो धीरे धीरे इनको चीजें पता चली कि यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी सभ्यता है। जब ट्रेन बिछने लगी, ट्रेन लाइंस बिछ रही थी, पहली बार भारत में ट्रेन चली, तो उस समय कुछ लोगों को यहाँ पर ईंटें, हड़प्पा में ईंटें उटे दिखी, बहुत सारे ऐसे साइट्स दिखे कि उनको पता चला कि यहाँ पर कोई ऐसी सभ्यता छिपी हुई है जिसके उत्खनन में हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी, 20th सेंचुरी, द्वितीय दशक के पूर्व आम तौर पर वैदिक सभ्यता को ही हड़प्पा की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी। 20वीं शताब्दी तक वैदिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसी, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक, इसको ही क्या मानते थे हम? प्राचीन सभ्यता मानते थे। लेकिन जैसे ही 1920 से 1921 में सर जॉन मार्शल ने निर्देश में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक सभ्यता स्थान की खोज कर दी, 2500 बीसी में से अधिक पुरानी सभ्यता खोज निकाली, और दयाराम साहनी ने 1921 एडी में इसकी खुदाई शुरू की थी और इससे भी पुरानी एक सभ्यता को खोज निकाला, एक स्थान को खोज निकाला जिसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। इस चीज को याद रखिएगा। कब की थी? 1921 में। नूतन पुरातात्विक खोजों और उत्खननों मतलब के परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बढ़ता जा रहा था। अब उस समय एक सभ्यता की खोज हुई, एक साइट की खोज हुई। भारत में हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे साइट्स हैं। सबसे ज्यादा साइट भारत में, देन पाकिस्तान में, देन अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान में जो थे वो साइट्स पहले भारत के ही कहलाते थे, क्योंकि पाकिस्तान तो 1947 में हमसे अलग हुआ उसके बाद, तो वो भी पहले क्या था? भारत का ही क्षेत्र था। तो वहां पर पहले वर्तमान समय में इस सभ्यता के संबंधित 350 से भी अधिक स्थान प्रकाश में आ चुके हैं। 350। अब और भी खोजे जा रहे हैं बहुत सारे। अभी 1400 से ज्यादा साइट्स हो चुके हैं, बहुत सारे साइट्स मिलते जा रहे हैं, बहुत बड़े छोटे, कुछ साइट बड़े, कोई चीज हमारे सामने आती जा रही है। तो कुछ ना कुछ चीजें अभी भी दबी हुई है जिसको हिस्टोरियंस उसकी खोज में लगे हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे की यूज ये लोग नहीं जानते थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। माफ कीजिएगा, आज मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बट मैं आप लोगों का नुकसान नहीं चाहती थी इसलिए क्लास ले रही हूँ। कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि लोहे का यहाँ पर वो नहीं हुआ था। और लास्ट वीडियो में मैंने अपने चर्चा किया था जब ब्रोंज एज था, उसी के साथ साथ आपका ये हड़प्पा सभ्यता भी कंटेम्परेरी है, समकालीन है। इसको कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता। यद्यपि कुछ विद्वान इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। वैसे कुछ जो चीजें हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसको हम पूरी तरीके से सत्य मानते हैं, उसको झुठला नहीं सकते। तो कुछ लोगों ने कुछ विद्वान जो इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहते हैं। तो सर्वप्रथम हड़प्पा नामक पूरा स्थल का ज्ञान होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जब इसकी खुदाई शुरू हुई हड़प्पा सभ्यता की, तब सबसे पहले जो हमें शहर मिला वो हड़प्पा ही मिला, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी के आसपास सबसे ज्यादा सिटी मिले या इसके साइट्स मिले, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम दे दिया गया। और आगे चल के सबसे ज्यादा सरस्वती रिवर के नीचे किनारे भी मिलने लगे, तो कई लोगों का मानना था इसका नाम पड़ना चाहिए सरस्वती सिविलाइजेशन भी, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन। तो वो भी कहीं भी अगर पूछ ले तो इसी का नाम है, ठीक है। सभ्यता के उद्भव से संबंधित तथ्य।
इंपॉर्टेंस, कैसे इस सभ्यता का खोज हुआ, कैसे इसका उत्पन्न हुआ, क्या ये सभ्यता कैसे लोगों को पता चली। तो हड़प्पा संस्कृत का उदय ताम्र पाषाणी पृष्ठभूमि पर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में सर्वप्रथम हुआ। जो इंडिया है उसके उपमहाद्वीप में पश्चिम भाग में सर्वप्रथम इसका उदय हुआ। पश्चिम जहां पर सबसे पहले हड़प्पा मिला, ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में है। तो पश्चिम साइट्स में मिले सारे साइट्स। वास्तव में इस सभ्यता के संबंध में हमें प्रथम जानकारी चार्ल्स मेनन नामक अंग्रेज ने विवरण में दी मिलती है। चार्ल्स मेनन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं का सबसे पहले नजर गया था कि जरूर यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता छुपी हुई है। और फिर कनिंघम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, आगे पढ़ेंगे। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन को हड़प्पा नामक स्थान से बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। तो 1826 में कुछ गांव थे, कैसे पता चली होगी इसको कि यहाँ पर कुछ था। फॉर एग्जाम्पल, आज यहाँ पर ये कोई गांव है, ठीक है, खत्म हो गया या किसी भी रीजन से खत्म हो गया, उसके ऊपर परत दबी गई दबी गई दबी गई दबी गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज नीचे दब गई। बट यहाँ पर कुछ सालों बाद कुछ गांव के लोग बस गए और वो गांव के लोग खुदाई में धीरे धीरे, यहाँ से, क्योंकि ये पक्की ईंटों से बने थे, सबको पता है ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे वो पक्की ईंटों से बने थे। यहाँ पर जो है शहरी व्यवस्था थी ये, तो यहाँ से ईंटें लाते थे और अपना घर गांव वाले बना लेते थे। चार्ल्स मेनन का ध्यान गया कि भाई कहाँ से ये लोग इतनी पक्की ईंटें लाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, आगे बात की, उन्होंने बोला कि भाई कोई न कोई सभ्यता इसके नीचे दबी हुई है, क्योंकि गांव वाले कहीं से जाते हैं और पक्की ईंटें ले आते हैं और बना लेते हैं अपना घर। तो कुछ ना कुछ इसके नीचे जरूर दबा हुआ है, तो इसकी खोज की जाए, पता की जाए। तो आगे क्या हुआ, 1831 में कर्नल बंस जब राजा रणजीत सिंह से मिलने जाए। रणजीत सिंह कौन है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। वैसे भी सिख के बारे में जब पढ़ेंगे आगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे भी, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि राणा रणजीत सिंह कौन थे। कर्नल बंस जब राणा रणजीत सिंह से मिलने जा रहे थे तब उनकी नजर हड़प्पा पर पड़ी थी। कौन, कर्नल बंस, 1831 में। 1853 में और 1857 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का निरीक्षण किया। हड़प्पा के खंडरों का क्या किया, इन्होंने निरीक्षण किया। और तब जब पुरातात्विक साक्ष्य पुरातात्विक विभाग की, एक मिनट थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल होने दीजिए, दिख रही हूँ सबको, यस। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के खंडरों का परीक्षण किया और देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारे सारे जो पुराने पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं। तो 1850 में जब पहली बार रेलवे लाइन ब्रिटिश काल में बिछी है भारत में, तो जब 1850 में कराची, कहाँ पे, कराची से लाहौर के बीच में रेल मार्ग, रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे, उस समय खंडरों की खुदाई हुई, जिससे एक अति प्राचीन पूर्ण विकसित सभ्य के अस्तित्व का आभास हुआ। लोगों को पता चला कि यहाँ पर जो दबी हुई है वो अस्तित्व में जो एक बहुत बड़ा सभ्यता दबी हुई है, उसको सबके सामने लाना चाहिए। और जब ये सभ्यता सामने आई तो लोग चौंक गए, पूरी दुनिया चौंक गई कि भारत के पास भी 2500 बीसी में इतनी अच्छी सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता कहीं नहीं है। रेल मार्ग जब बिछी गई तब इस सभ्यता का पता चला, तब वहां पे पक्की ईंटों के घर बनते थे, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, एक सलीके से सब कुछ बना हुआ था। तो अंग्रेज भी चक्के रह गए कि भाई इतनी अच्छी सभ्यता भारत की। तो तहलका मच गया पूरी जगह, ठीक है। 1921 ईस्वी में जो सर जॉन मार्शल, ये आप याद रखिएगा, की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, पूछ सकता है कि किसकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी ने खुदाई शुरू की। तो 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में वर्तमान पाकिस्तान स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य क्रमशः श्री राय बहादुर, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी द्वारा किया गया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, रखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहन जोदाड़ो की खोज। किसकी खोज की, मोहन जोदाड़ो की, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सीमा एवं विस्तार। सिंधु सभ्यता की सीमा रेखा उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर, हाँ इस चीज को जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि जो इस सभ्यता की सीमा है, बॉर्डर है, वो कहां से कहां तक है। तो पहली बात तो पूरे भारत में है, ठीक है, पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ है। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तर से, तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, अच्छे से याद रहेगा, ऐसे चारों दिशाएं उत्तर,
दक्षिण, पश्चिम, पूरब। ठीक है। उत्तर में कहाँ कह रहा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर हमारा सबसे ऊपर आता है। उत्तर में क्या है हमारा? जम्मू एंड कश्मीर। और दक्षिण में कहा? जम्मू एंड कश्मीर में जगह का नाम भी पूछेगा तो मांडा। ये रहा मांडा आपका। जम्मू एंड कश्मीर में किस जगह से? मांडा। और दक्षिण में नर्मदा मुहाने तक, तो यहाँ नर्मदा मुहाना। ठीक है। और पूर्व तथा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। उत्तर प्रदेश में आता है आपका आलमगीरपुर। और प्रदेश में आलमगीर, और पश्चिम में सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर। तो उत्तर में जम्मू कश्मीर मांडा से लेके दक्षिण में नर्मदा मुहाने तक, पश्चिम में सुतकांगे डोर से लेके पूर्व के आलमगीर तक पूरा ये साइड सीमा इसका विस्तार हुआ है। और अगर पूछे इसका आकार क्या है तो त्रिभुजा आकार है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट्स मिले हैं उसका आकार पूछेगा तो त्रिभुजा आकार है। त्रिभुजा आकार, ट्रायंगुलर। ठीक है, त्रिभुजा आकार में पाया गया है। उत्तर में मांडा, एक बार फिर अच्छे से समझ लीजिए। उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर, उत्तर प्रदेश जहां है, पश्चिम में सुतकांगे जोर। तो इसको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पैटर्न के लिए। और इस सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पूरा इसका जो क्षेत्रफल है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 1,600, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 1,100 किलोमीटर। समुद्र की लंबाई है 1,300 किलोमीटर। और इसकी अभी आकार बताया कैसे है? त्रिभुजाकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो जो इस सभ्यता का है वो कहां पर, जैसे राजस्थान में, पश्चिम पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, कहां कहां पर कौन कौन से साइट्स पाए गए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार, इसका क्षेत्र कहां कहां पर फैला हुआ है सभ्यता का, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो सिंध क्षेत्र में, सिंध कहाँ है आपका? पाकिस्तान में आ गया सारा। सिंध क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो है, पाकिस्तान में आमरी, कोट दीजी। और बिल्कुल चिंता मत करिए, डरिए मत, इतना सारा नहीं पूछेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही कराऊंगी सभ्यताएं, कि जो इसकी सभ्यताएं मिली थी। इतना नहीं पढ़ना है कि घबरा जाए आप, इतना सारा पढ़ना है। बहुत कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। रहमान डेरी सुकूर, अल हिंदिनो चनहुदड़ो इंपॉर्टेंट है। और अली मुराद, झुंकर, झांगर, गाजी शाह, कोतरास, तराई, इसमें मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, चनहुदड़ो, यही सारे इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही मिले हैं, मुंडी गाक और सोरतगई। कभी कभी पूछता है सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ मिले हैं, तो पहले इंडिया में लिखोगे आप, भारत में, फिर पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में। ठीक है। तो कहां पर मिला सबसे ज्यादा? इंडिया में, देन पाकिस्तान में, एंड देन अफगानिस्तान में। और बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान भी कहाँ है? पाकिस्तान में। तो किली कुल मोहम्मद, मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है इसमें, राणा गुंडई, घुंडई, गुमला, डाबरकोट, बालाकोट, निंदोबारी, अंजीरा। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है आपका मेहरगढ़। ठीक है। बलूचिस्तान। पश्चिम पंजाब में हड़प्पा, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, गनेरी वाला, देरावर, जलीलपुर, संघनवाला इत्यादि। इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका हड़प्पा है। बट नेट का कुछ भी नहीं है भाई, यूजीसी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी साइट पूछ देगा और मैच करने को कहेगा कि ये कहाँ पर है। इसलिए मैं आपको सारी जानकारी दे रही हूँ, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब गुजरात की बात करें। गुजरात, जहाँ के चीफ मिनिस्टर थे आपके कौन? फटाफट बताइए। मोदी जी, जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो धौलावीरा यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका धौलावीरा भी इंपॉर्टेंट है, लोथल भी, सुतकांगेडोर भी, रंगपुर भी, रोजदी उतना नहीं बट देसलपुर, प्रसार पट्टनम उतना नहीं, भागवत इत्यादि, ये सारे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा यहाँ पर है, बांडा है, हनुमानगढ़, शीशवल, मिथल,
सुपास। ये सारे साइट्स हैं जो अब तक खोजे जा चुके हैं पूरे भारत में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा आपको। जहां नहीं समझ में आएगा, मैं यूट्यूब लाइव आती हूँ, पूजा सिंह, आप वहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट्स हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से पाए गए साइट्स। तो हरियाणा यहाँ देख रहे हैं आप, हरियाणा दिल्ली के पास। बनावली, हरियाणा की कैपिटल क्या है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हड़प्पा में बनावली, भगवानपुरा, सरदीगढ़ी, तीन है जिसमें बनावली इज इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए नहीं बोल रही इंपॉर्टेंट है, बट है इंपॉर्टेंट। आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव, हुलास, तो इसमें आलमगीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट। पंजाब, रोपड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरायखेल, कोटला, निहाग, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रोपड़। ठीक है, अब जो ये नेक्स्ट आप देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको मैच करने के लिए कई बार दिया है, मेरे एग्जाम टाइम पीरियड पे जब मैंने क्रैक किया था तब भी दिया है। तो स्थल, साइट्स, उत्खनन, एक्सकवेटेड, कौन उसका एक्सकवेट किया था, एंड उत्खनन का निदेशक, उसने टाइम पीरियड क्या था, और उसके बाद उसको किसने खुदाई की थी। तो हड़प्पा कहाँ पर है, ये चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। हड़प्पा कहाँ पर है, मोंटगोमरी में, जिला पंजाब, कौन सा पार्ट, पाकिस्तान में, जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उसमें। कब इसकी खोज हुई, 1921 में। किसने की, दयाराम साहनी ने की। नेक्स्ट आपका मोहनजोदाड़ो, ये भी कहाँ है, उस समय जब खोजा गया उसमें भारत में ही था ये। तो मोहनजोदाड़ो सिंध के लरकाना जिला में है, कहां पर, पाकिस्तान में। 1922 में इसकी खोज हुई, नेक्स्ट ईयर। किसने की, रखालदास बनर्जी ने। सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में ही है, आमरी डिस्ट्रिक्ट में। 1927 ईस्वी में इसको R.L. स्टाइन ने खोजा। ठीक है, चनहुद्रो भी पाकिस्तान में है। अब मैं एक बार फिर से बता दूं, सारे इंडियंस थे पहले, भारत के ही साइट्स थे, वो तो डिवाइडेशन के बाद सारे चले गए कहां पर, पाकिस्तान में। ठीक है, 1931 में MG मजूमदार ने खोजा। डाबरकोट 1932 में MG मजूमदार ने खोजा। रंगपुर अहमद काठियावाड़ भारत 1953। मैके कोट दीजी सिंध पाकिस्तान 1953 में। ध्रुवे कोट दीजी रोपड़ पंजाब 1953 में। YD शर्मा कालीबंगन 1951 में। अमलानंद घोष लोथल में 1957। SR राव प्रभास पट्टनम SR राव। रोचदी 58 में SR राव। देसलपुर 1961 में SR राव। मेरठ उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने। सुरकोतदा 1964 में JP जोशी ने खोजा। राणा घुंडई 1967-68 में रॉस ने खोजा। धौलावीरा 1967-68 में JP जोशी ने खोजा। एंड धौलावीरा नेक्स्ट है आपका मिताथल 1964 में पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने खोजा। किली मोहम्मद फेयर सर्विस ने खोजा। राखी गढ़ी सूरजभान एवं भगवान देव ने। मुंडीक JM फैजलवाला ने। बाड़ा AD शर्मा ने। सघोल तलवार RS विस्ट ने। एडम सादत फेयर सर्विस स्टेन ने। एरियनो घुंडई RN स्टेन ने। बनावली अली RS विस्ट ने। तो यहाँ पर आई होप यहाँ तक समझ में आओगे, इसको याद करना आपका काम है, आपको कंटेंट है उसको समझाना। जहां भी प्रॉब्लम हो गई टीचर की बात है, कंटेंट देना अच्छे अच्छे। तो फटाफट इसको सारा याद कर लीजिए जितने ये साइट्स हैं। ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। अब देखिए इस साइट्स की जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। जो सर जॉन मार्शल जी हैं वो इसका टाइम पीरियड बताते हैं 3250 ईस्वी से 2750 ईस्वी तक। एंड अनरेस्ट मैके जी ये बताते हैं 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। माधव स्वरूप वत्स जी बताते हैं 3500 से 2700। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 2350 से 1750 तक। मार्टी वर्न व्हीलर ने बताया 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व पर। और एनसीईआरटी से पता चलता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक। DP अग्रवाल 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। फेयर सर्विस बताता है 2000 ईस्वी पूर्व से 1500। तो आप पूरा इसका लगा सकते हैं 2500 BC से और 1750 BC।
अगर टाइम पीरियड पूछे तो यही लिखना, अगर नाम दे के पूछे सर जॉन मार्शल के हिसाब से तो ये लगाना, अर्नेस्ट मैके के हिसाब से तो वो जितना है, मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया। सबके हिसाब से अगर पूछे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था, आप उनके हिसाब से वहां आंसर करके आए, ठीक है। अब बात करते हैं सैंधो सभ्यता के निर्माता। इस सभ्यता के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप निर्माता, आर्य, गार्डन चाइल्ड सुमेरियन, रखालदास बनर्जी द्रविड़, और व्हीलर दस्यूदास। ये कई बार मैच करने के लिए बहुत बार दिया है। इतिहासकार कौन थे? उसके निर्माता आर्य दे देगा, आपको मैच करना होगा सारे इतिहासकार का नाम और निर्माता का नाम, आपको वहां मैच करना होगा। ये कंटेंट सारे जितने हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, अब ना सीक्वेंस पूछता है, एक चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको ना सीक्वेंस दे देगा। मान लो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको इसको ना सीक्वेंस में सेट करना है, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो मैं मान लो ऑप्शन में लिख रही हूँ राखी गढ़ी पहले, धौलावीरा, हड़प्पा और मोहनजोदारो। आपको इसको सीक्वेंस में सेट करना है, तो किसके हिसाब से कहेगा सबसे बड़ा कौन सा है, उसके बाद से छोटा, उससे छोटा। तो आपने लगाना है, फॉर एग्जाम्पल उसमें गनेरी वाला भी दे देगा, तो आप पांचों याद रखना, ठीक है। तो इसमें पहला फोर्थ आएगा पहले, फिर क्योंकि दो ऑप्शन में नहीं है तो फोर, थ्री, फोर, फोर, ये मोहनजोदड़ो आएगा आपका वन पे, हड़प्पा आएगा टू पे, धौलावीरा आएगा थ्री पे, और राखी गढ़ी आएगी फोर्थ पर। वन, टू, थ्री एंड फोर, इस हिसाब से करना है आपका। वहां पर ऑप्शन दिया होगा कि क्या वन टू थ्री फोर सही है, कि फोर थ्री टू वन सही है, कि वन टू थ्री फोर, इस तरह से। तो जो ऑप्शन वन टू थ्री फोर आएगा सीक्वेंस का, वही आप लगाओ कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था। तो ये तो रही बात कि पूरे हड़प्पा में सबसे बड़ा कौन है। बट अब बात करते हैं कि भारत में, जो क्षेत्र भारत में रह गए, भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? क्योंकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो कहाँ आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, जिसमें से धौलावीरा और राखीगढ़ी किस में आते हैं? आपके भारत में आते हैं। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अगर पूछे कि हड़प्पा स्थल के सबसे बड़े सीक्वेंस, तो आपने ये लगाना है। अगर पूछे भारत के सबसे बड़े स्थल कौन कौन से हैं, तो धौलावीरा और राखीगढ़ी है, राइट। यहां तक समझ में आया? धौलावीरा और राखीगढ़ी भारत के सबसे बड़े साइट्स हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें, जहां पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान में भी मिला है और भारत में, तो उसमें आपके ऑप्शन बदल जाएंगे। इंडस वैली का पूरा, तो उसमें पहले सबसे बड़ा मोहनजोदाड़ो है, राइट। आगे बढ़े। एक्चुअली मैं पानी लेके नहीं बैठी हूँ, तो आई नीड वाटर। गिव मी फ्यू सेकेंड प्लीज, आई विल बी बैक इन 2 minutes only, in few seconds only, okay, I am coming. चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां, कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने पांचों यहाँ आप देख रहे हैं, एक तो हड़प्पा, देन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। अभी आगे थोड़ा सा एक चीज और आप पे याद करने का वो आएगा, जिसमें आपको इनके रिवर्स के नाम भी याद करने हैं, और यहाँ पर क्या क्या फॉसिल्स प्राप्त हुए। तो अभी आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं, ये छोटा सा ही ब्रीफ समझिए, अभी बहुत सारा इसमें मटेरियल है। अभी तो आपको याद करना है कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या फॉसिल्स मिले, अवशेष मिले, हड़प्पा में क्या मिले, किस रिवर के किनारे हैं। तो ठीक है, अभी ज्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे आपको पढ़ना है, राइट। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उनकी विशेषताएं। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो पहले सबसे बड़ी सभ्यता है, साइट है, वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित था।
सिंधु नदी, कौन सी नदी मैंने बताया, नदियों का नाम याद करना है। तो ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है पूछता है, तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो, राइट। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, दाएं किनारे पर अवस्थित, जो वर्तमान समय में अभी ऊपर भी बताया कि पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर, लरकाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा कि पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया कि किस जगह पर है, अब डिस्ट्रिक्ट पूछता है सीधे, तो डिस्ट्रिक्ट लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या अवशेष, फॉसिल्स, कहां पर, मोहनजोदड़ो में क्या क्या फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, अवशेष, अवशेष बहुत पूछता है, ठीक है। अवशेष, तो विशाल स्नानागार कई बार पूछा गया है कि विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ कहां पर मिला है, या गढ़ी के अंदर स्थित 39 फीट लंबा है, 23 फुट चौड़ा है, 8 फुट गहरा है। सोचिए इतना बड़ा स्नानागार, इसमें दीवार और फर्श की मजबूती के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया, अभी पहले भी बताया इसमें सारे पक्की ईंटों का यूज हुआ है। इसकी दीवार तथा फर्श जल रोधी बनाई गई थी, जल निकासी बड़ी अच्छी थी यहाँ की, जलाशय को साफ करने की व्यवस्था थी तथा आसपास अन्य छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। यह एक यह या तो धार्मिक महत्व का स्थल था या सार्वजनिक मनोरंजन का स्थल है। अभी इससे बताया कि जैसे लोगों को, इतिहासकार भी क्या होते हैं कि कुछ चीज सोचते हैं कि ऐसा रहा होगा, एग्जैक्ट वो भी नहीं बता सकते ना कि क्या रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सालों बाद इस चीज का खुदाई हो तो लोग नहीं बता सकते ना कि आखिर टीचर कौन था, बच्चा कौन था, या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, अगर उस लैंग्वेज का हमें ज्ञान नहीं है तो, क्योंकि लैंग्वेज का ज्ञान भी उस समय नहीं था हमें। तो बहुत सी चीजें, तो उन्होंने कुछ अपने राय बताए हैं कि ये हो सकता है धार्मिक महत्व का स्थल रहा हो, या लोग मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर आते हो। और जो किनारे किनारे छोटे छोटे कमरे बने हैं, तो लोगों का मानना ये था कि हो सकता है लोग, स्नानागार था, स्नान करने के बाद उस कमरे में चेंज करते हो। तो कुछ चीजें क्या है, हमारे सोच पर हिस्टोरियंस के डिपेंड करता है। तो उन्होंने क्या क्या बताया, क्या क्या तथ्य निकाले उसके। तो विशाल स्नानागार गढ़ी के अंदर स्थित 150, जो विशाल स्नानागार गढ़ी है के अंदर 150 फुट लंबा तथा 50 फुट चौड़ा है, तो यह सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। अगर पूछे मोहनजोदाड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा भवन क्या है, तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, सॉरी अन्नागार, स्नानागार नहीं अन्नागार। अन्नागार क्या होता है, जहां पर अनाज को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। 150 फुट लंबा था और 50 फुट चौड़ा था। यह सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। इसकी उपस्थिति में एक विकेंद्रीकरण कराधान अभिकरण के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है। ठीक है, तो दो चीजें, एक विशाल स्नानागार आए, एक विशाल अन्नागार आए। दीज आर द फॉसिल्स या एविडेंस ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, सभागार गढ़ी के अंदर स्थित आयताकार रूप में, हॉल 4 लाइनों में है। जो हॉल था वो आयताकार स्थिति में 4 लाइनों में थी, जो 20 स्तंभों पर आधारित है, जो 20 स्तंभ पर आधारित थी। व्हीलर ने के अनुसार यह मुगलों के दरबारे आम की तरह की भवन थी, जैसे मुगल में दरबारे आम लगती थी। उन्होंने, व्हीलर ने बताया, अगर पूछे किसने बताया था तो इस नाम को याद रखना, व्हीलर ने कहा था कि मुगलों के दरे आम के की तरह की तरह ये भवन थी, जबकि मैके ने इसे बाजार भवन बताया है। व्हीलर ने क्या बताया कि मुगलों के दरबारे आम की तरह था, और जबकि मैके ने कहा कि ये बाजार भवन माना जाता था, मानते हैं उसको कि बाजार भवन। तो इस चीज को यार, दरबारे आम किसने बताया, व्हीलर ने। मैके ने बताया कि ये बाजार भवन था। देखा, अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अलग अलग राय देते रहते हैं, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस अपने अलग अलग राय के साथ, इसीलिए अलग अलग लोगों का नाम आपके सामने आता रहेगा, और इसीलिए मैच करने के लिए आपको देते रहेंगे। यहाँ कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांसे की नर्तकी की नाचते हुए एक मूर्ति मिली है, जिससे यह सहज ही कहा जाता है कि भारत में नृत्य की परंपरा बहुत पुरानी रही होगी। इससे क्या, आपको अगर कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है तो इससे क्या पता चलता है कि भारत में नृत्य की परंपरा बहुत पुरानी है। ना, नृत्य मतलब डांस, नाचना, उसकी परंपरा तब से है, 2500 BC से है, बहुत पुराना है। तो समझ सकते हैं भारत की सभ्यता कितनी अच्छी थी। तो अपनी सभ्यता को संभालिए, आज भी हम जिस सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं उस सभ्यता को भी संभाल के चले, ठीक है। और मानव कंकाल, शायद नरसंहार,
मानव कंकाल भी मिले हैं, नरसंहार के रूप में शायद मिले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुआ, आर्यंस के अटैक के बाद, या डिजिटल डिजिटल कह रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, इसकी वजह से ये सब खत्म हुए। तो बहुत सारे कंकाल मिले हुए हैं, जिसको नरसंहार भी आप कह सकते हैं। पशुपत महादेव मुहड़ भी मिला हुआ है। पशुपत का नाम बार बार जहां आए समझ लेना वो क्या है, आपका मोहन जोदाड़ो है। जितने साक्ष्य ये बता रहे हैं इतना याद रखिएगा, बहुत पूछता है ये साक्ष्य। तो दूसरा क्या है, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, तो इसका मतलब बहुत पहले ही ये डेवलप थे। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी यहाँ पर मिल गए हैं। सीप से निर्मित स्केल भी मिले हैं। सीप मतलब मोती से, सीप से निर्मित स्केल मिले हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। और मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मुहर मिला हुआ है, जैसे मेसोपोटामिया में मुहर मिला है। और इसीलिए कहा था व्यापार भी मेसोपोटामिया से था, यहाँ के कॉइन्स वहां मिले मिले हैं और वहां के कॉइन्स यहाँ मिले हैं। तो ऐसे मुहर भी मिली है। बाढ़ द्वारा विनाश के साक्ष्य, यहाँ पर फ्लड के द्वारा विनाश के साक्ष्य मिले हैं, फ्लड के द्वारा। ठीक है। मातृ देवी चित्रित मोहर, मातृ देवी की चित्रित मोहर मिली है, इंपॉर्टेंट है। तांबा गलाने की भट्टी मिली है। एकमात्र खिड़की का साक्ष्य यहीं से मिला है। और इत्र का साक्ष्य, इत्र जो इत्र लगाते हैं, सब लोग इत्र सुने, उसका साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। सेल खड़ी की खंडित मानव मूर्ति, जो सेल खड़ी की खंडित, सिर के वक्ष स्थल तक का भाग सिर्फ मिला है। सिर के वक्ष खंडित है, मतलब टूटी हुई है। और मिट्टी की तराजू मिली हुई है। ठीक है, मिट्टी की तराजू, क्योंकि लोहे का इनको अभी अभी जानकारी नहीं थी। लोहे की आयरन वॉज यूज्ड बाय, फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूज्ड बाय आर्यंस। आयरन, आर्यंस, और आर्यंस कब आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति के बाद आर्यंस के एविडेंस है। ठीक है। गढ़ी के अंदर स्थित, जिसमें 2 मंजिले इमारत पक्की ईंटों से निर्मित है। तो जो डबल स्टोरी बनती थी, और किससे बनी थी, पक्की मूर्ति, पक्की ईंटों से बनी थी। संभवतः यह पुरोहितों का निवास स्थान या विशाल कॉलेज भवन भी रहा होगा। तो लोग मानना है कि हो सकता है ये पुरोहित पंडित लोग यहाँ रहते हो, या स्थान था विशाल कॉलेज का भवन भी रहा होगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, भारत की जो सिविलाइजेशन है, जो भारत का वो पहले क्या था, अर्बनाइजेशन, फिर रूलर, फिर अर्बन, फिर रूलर, इस तरह से चला है। ठीक है। अभी ये यहाँ पर देखेंगे आप, शहरी है, फिर ग्रामीण आएगा, फिर शहरी आएगा, फिर ग्रामीण, इस तरह से भारत का सभ्यता बदली है। हाथी का कपालखंड, और अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूछे, घोड़े का साक्ष्य तो यहाँ पर मिला है, बट इट इज यूज्ड बाय आर्यंस फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है। हाथी गढ़ी का कपाल खंड मिला है। कुबड़ वाले बैल मिले, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुबड़ वाले बैल, बिना कुबड़ वाले बैल तथा एक श्रृंगी पशु की मूर्ति मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेलकड़ी में एक कुत्ता, सेलकड़ी का एक कुत्ता मिला है। ओखली का सिलबट्टा की प्राप्ति हुई है। तो कुत्ते का तो हमने पढ़ा था बहुत सारे, जब पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एज पढ़ा था, तभी मेसोलिथिक एज में हर्डर देख लिया था हमने। पशुपालन, तो पशुपालन सबसे पहले जो पाला गया कुत्ता, जानवरों क्या था, कुत्ता ही था। तो यहाँ भी कुत्ते की इंपॉर्टेंस है। कांसे का भैंस तथा भेड़ मिला है। ओखली और सिरबट्टा की प्राप्ति हुई है। एक मुद्रा पर लेटे कुछ नाग की उपासना करते हुए एक व्यक्ति का चित्रण भी है। तो ये सारे आप याद कर लेना, याद हो जाता है इजिली, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है। कुछ जो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं वो हड़प्पा में नहीं मिले हैं, तो सब अलग अलग है, अलग अलग चीजों की इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो सब याद हो जाए। तो ये तो रहा हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में। अब आ जाते हैं हड़प्पा, और आज आई थिंक हड़प्पा ही हो पाएगा। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज अभी रैपिड फायर ऑफ क्वेश्चंस के भी हैं, 10 क्वेश्चन का रैपिड फायर है। तो फटाफट जब इस वीडियो को आप देख रहे हो यूट्यूब पे, तो फटाफट आंसर दे दीजिएगा खुद। मैं अगले नेक्स्ट अपने सेशन में जब लाइव आऊंगी, तो वहां पर आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। या पश्चिम पंजाब, ये चीज अब याद रखना, हड़प्पा कहाँ है, वो लरकाना में था। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले, रावी नदी, वो कौन से नदी था, मोहनजोदड़ो सिंध नदी था, ये रावी नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, स्थित है। सबसे पहले इसी स्थान की खुदाई 1221 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा ही खोदी गई थी, और यही शहर मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन। राइट। 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो
रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सबसे पहले इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई में सबसे पहले मिलने वाला शहर था हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में इसकी खुदाई की गई थी। यहाँ तो कतारों में 6-6 धान्य कोठार प्राप्त हैं, जिसके प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर तथा चौड़ाई 6.09 मीटर। इन 12 इकाइयों का पूरा क्षेत्र फल मोहनजोदाड़ो के अन्नागार के क्षेत्रफल के बराबर है। जो अन्नागार मिला है वहां विशाल अन्नागार, उसके बराबर है धान्य कोठार जो मिला हुआ है यहाँ पर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार गढ़ी के अंदर स्थित है, जबकि हड़प्पा का अन्नागार गढ़ी के बाहर स्थित है। इस चीज को याद रखना कि उसका अन्नागार गढ़ी के अंदर, इसका अन्नागार गढ़ी के बाहर। यहाँ अन्नागार के पास की कई चबूतरे बने हैं। अन्नागार के पास पास चबूतरे बने हैं जो फसल से अन्न अलग अलग करने के काम में आते हैं। जो फसल से, जैसे लाइक धान हुआ, तो धान को हम लोग क्या करते हैं, गांव वाले जो बच्चे होंगे वो तुरंत बता देंगे, धान को हम ईंट पे या चौतरे पे या तखत पे पीटते हैं जिससे धान अलग हो जाता है। तो वैसे चबूतरे बना दिए गए होंगे ताकि धान को उससे अलग किया जा सके। तो फसल से अन्न अलग करने के काम आते होंगे जो चबूतरे थे। एक ही ढंग और एक ही आकार के छोटे छोटे घरों की एक बस्ती मिली है। एक ही ढंग और छोटे छोटे घरों, ठीक है, जो संभवतः श्रमिकों का निवास स्थान रहा होगा। श्रमिक मतलब जो श्रमिक विभाग थे, वर्कर्स थे, निवास स्थान रहा होगा। इस बस्ती के आगे 16 भट्टियां मिली हैं जो संभवतः तांबा गलाने का कारखाना होगा। जो भट्टियां मिली है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वहां पर इसीलिए संभवतः लिख दिया गया है कि तांबा गलाने का कारखाना होगा। अन्नागार के बगल में ईंट के 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। अन्नागार के बगल में 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, ठीक है, जिसके पास की सिलावटी के मूसल रखा गया है। बगल में क्या, मूसल, मूसल जानते हैं आप लोग, जिससे अन्न को कूटा जाता है, जिसके अनाज कुटाई का साक्ष्य मिला है, ठीक है। अब पांचवा सिमिट्री क्या होता है, R37, ये बहुत बार पूछा गया है। यह हड़प्पा का कब्रिस्तान है, ठीक है, कब्रिस्तान 37 नाम पूछता है डायरेक्ट। सिमेट्री R37 यह हड़प्पा का कब्रिस्तान है जिससे प्राप्त 5700 में से 3700 की अध्ययन के लिए उपयुक्त थे, जिसके कारण इसका नामकरण सिमेट्री R37 पड़ा है। समझ में आया ना कि 5700 में से 3700 की अध्ययन के लिए उपयुक्त थे, ठीक है, 3700 उसमें से उपयुक्त, इसलिए हम इसका सिमेट्री R37 पड़ा है। अगर पूछ ले हड़प्पा की कब्रिस्तान का नाम क्या था तो आप सिमेट्री R37 बताएंगे। कांसा का इक्का और बैलगाड़ी मिला है। ताबूत, ताबूत में बांध के समाधान के साक्ष्य मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कैमरे में का बैरक है। एक कुत्ता का, एक हिरण का पर आक्रमण करते हुए पीतल की आकृति मिली हुई है। इसका मतलब कुत्ता क्या है, किस पे आक्रमण कर रहा है, हरियाणा पर। श्रृंगार बक्सा की प्राप्त हुई है, मतलब अगर श्रृंगार था औरतों का, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही औरतें श्रृंगार करना चाहती हैं, बहुत पहले से श्रृंगार करते आ रही हैं। तो हम अपने पूर्वजों का दिल नहीं तोड़ सकते और आज भी उस चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज की लड़कियों की, आज की औरतों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है, ठीक है। तो सिमेट्री H में पुराने हड़प्पा को बर्बाद करने वाले एक विदेशी को दफनाए जाने का संभावना है। तो जो एच में यहाँ पर पुराने हड़प्पा, जो पुराना हड़प्पा था उसको बर्बाद करने वाले एक विदेशी को दफनाया गया है। सोचिए, 100 के साथ बर्तन आभूषण भी मिले हैं। तो जो 100 के साथ बर्तन और आभूषण मिले, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, हिस्टोरियंस ने जो इसका मतलब निकाला है वो ये बताया कि इसका मतलब इनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी मानव का जीवन होता है, उसके बाद भी उनको बर्तन और आभूषण की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने इसके साथ ही उसको दफना दिया। गधे की अस्थियां मिली है। ईंट उद्योग का साक्ष्य मिला है, ईंटों का उद्योग हुआ करता था। कांसा का स्केल मिला है। कागज का साक्ष्य मिला है। 2 पाषाण मूर्ति की प्राप्ति हुई है। योगासन की मुद्रा पर बैठे पुरुष का धड़ मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेली पत्थर की नृत्य मुद्रा में बनी बिना सिर की मूर्ति जो पतला शॉल ओढ़े हुए है। तेली पत्थर की एक नृत्य मुद्रा बनी हुई है जिसमें हाफ सर की मूर्ति, बिना सर वाली मूर्ति का पतला शॉल ओढ़े हुए है। मॉर्सल ने इसे नटराज का पूर्व रूप माना था। तो नटराज की जो मूर्ति मिली उसका पूर्व रूप मार्शल ने इसको माना है।
कार्य करने का प्लेटफॉर्म है, मादा जनांग का पत्थर का प्रतीक है, परवर्ती काल में सुरक्षा के साक्ष्य हैं, फर्श के चबूतरों में दरारों में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। इसके मतलब क्या था, गेहूं और जौ उसी समय से हुआ करते थे। तो फर्श के चबूतरे, जो फर्श थे चबूतरे, जब उनपे दाल या कुछ भी उस पे करते थे उसका काम, तो उसमें जाके फंस गए होंगे। तो उसके साक्ष्य भी हमें मिले, जब मूसल से हम उसको काटते थे, पीटते थे, अलग करते थे अनाज को पौधे से, तो वहां जाके फंस गए होंगे, तो उसके भी अवशेष मिले हैं। अब आज तक सिर्फ मोहनजोदड़ो ही कवर करेंगे। रैपिड फायर शुरू करते हैं फटाफट 10 क्वेश्चन का। ये चंदहुद्रो से हम अपने नेक्स्ट सेशन में आएंगे, तो हम नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ये लाइव करवाऊंगी मैं यूट्यूब पे, तो वहां पर जरूर आइएगा। पिछले सेशन का जो भी ये वीडियो बनाया, उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारे हम अपना कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं अपना, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में है क्वेश्चन आंसर, मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन करना चली जाऊंगी और फटाफट आंसर देते चलिएगा, ठीक है। जिसको आ रहा होगा वो आंसर दे दीजिएगा, जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हमसे डिस्कस कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रोंज स्टैचूज ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सी टेक्निक यूज की जाती थी ब्रोंज की मूर्तियां बनाने में, कब, ड्यूरिंग हड़प्पा सिविलाइजेशन। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, बी स्टोन कर्विंग, सी वुड कर्विंग, डी लवरी कर्विंग। फटाफट आंसर बताइए। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। इसके लिए मेकिंग ब्रोंज स्टैचू बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग को यूज करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेराकोट्टा। टेराकोट्टा के लिए करेक्ट आपका स्टेटमेंट कौन सा है। इट इज क्ले लाइक अर्थ earthenware, it is a type of earthenware, it is a clay based unglazed or glazed ceramic where the fired body is porous. The terracotta representation of human from are crude in the Indus Valley. All of above. आंसर दीजिए इसमें से टेराकोट्टा की जो बनाया जाता था इसमें के बारे में कौन सा करेक्ट है। इट इज क्ले लाइक अर्थनवेयर, मिट्टी, क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है। इसका आंसर है आपका डी। जिसको डाउट होगा ऑप्शंस में, वो हम नेक्स्ट सेशन जब मिलेंगे वहां ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेना। The bust of bearded man figure was found in the which of the following archaeological site। और कौन सी archaeological site में bust of bearded man की फिगर मिला हुआ है। फटाफट आंसर दीजिए। अभी बात हुई थी इसकी, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आंसर विल बी मोहनजोदड़ो। The stone sculpture of Make Throso was found in which of the following archaeological site। Sculpture मतलब मूर्तियां, स्टोन की मूर्तियां किसकी, आदमी की, थ्रोस was found in which of the following archaeological site। कौन से पुरातात्विक साइट में या इंडस वैली साइट में किसके मिले स्कल्पचर मिले हैं, स्टोन स्कल्पचर मिले हैं मेल के। फटाफट आंसर दीजिए। हड़प्पा, आंसर इज हड़प्पा। Consider the following the statement. Hadappans built the earliest cities, complete the town planning, sanitation, drainage system and board well-laid roads. Consider the following the statement. कौन सा statement सही है, ठीक है। Which of the above statement is are correct about the Harappan civilization? Only B, only C, both A and B, and neither one or। कौन सा इसमें से सही है, एक सेकंड पढ़िए फिर आंसर दीजिए। तो आंसर इज सी, जिसमें हड़प्पा बिल्ड द अर्लीस्ट सिटीज, कंप्लीट द टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम भी था, बोर्ड ऑफ वेल लेड रोड, सही है। हड़प्पन बिल्ट डबल स्टोरी, अभी कुछ देर पहले बताया, हाउसेज इन बर्न्ट ब्रिक्स, each of the बाथरूम, a kitchen and well।
सब कुछ क्या था यहाँ पर, सही था, तो दोनों क्या होंगे आपके, सही होंगे। ठीक है। Which of the following artifact of the Harappan civilization was mainly used for commercial purpose? कॉमर्शियल पर्पज के लिए कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन was mainly used for commercial purpose? फटाफट आंसर दीजिए। फील। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है आपके, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। इट कंसिस्ट chiefly of the very fine wheel made wares, very few being handmade, and polychrome pottery is rare and mainly comprises small vases decorated with geometric patterns। 10 सेकेंड है, सोचिए और फिर आंसर दीजिए। आंसर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों सही है। इट कंसिस्टेड चीफली द वेरी फाइन, ये भी सही है। एंड पॉलीक्रोम पोएट्री इज रेयर इन मेनली कंप्राइजेस स्मॉल वेजेस डेकोरेटेड द ज्योमेट्रिक पैसेज, दोनों सही है। आठवां, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी आपको कंसीडर करना, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इट वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड शोज अ ह्यूमन फिगर प्लेस्ड क्रॉस लेग। सेकंड है, एन एलिफेंट एंड अ टाइगर आर रिवील्ड एट द राइट साइड ऑफ द फिगर एंड रेनियरोज ऑन द बफेलो आर सीन ऑफ द लेफ्ट। आंसर आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, फटाफट दीजिए। यहाँ भी आप देख रहे होंगे सीसी ही आंसर बता रही मैम, और दोनों ही सही है, तो क्या करें, दोनों ही सही ऑप्शन आ रहा है। पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है, बोथ ए एंड एन सी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल वाज मेड यूज्ड बाय द इंडस वैली। इंडस वैली कौन सा रॉ मटेरियल, कच्चा माल यूज किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? फटाफट आंसर दीजिए, 5 सेकंड है इसके लिए आपके पास। यहाँ पर लाइम स्टोन यूज किया था। ओके, लाइम स्टोन, तो आंसर इज ए। 10वां, ये लास्ट अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत भी नहीं सही है, बट आपके लिए लेक्चर लेके आना था, सो ले आए। ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट टाइप ऑफ द सिविक प्लानिंग रिप्रेजेंटेशन वर सीन? कौन सा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सीन किया गया? फटाफट आंसर दीजिए। House, market, storage facilities, office, and almost every basic things are organized in the grid-like pattern. Roads were cut crossways, each other of 90 degrees, and the city was organized into blocks design। दोनों सही है। ठीक है, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई नो इस क्वेश्चन को हम आगे पहले डिफाइन नहीं किए थे, बट आगे इस लेक्चर में आएगा, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये रहा, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, फटाफट सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और तैयारी करिए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हमने 2 कवर किया है, सिर्फ मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। आगे भी बहुत सारे जरूरी साइट्स हैं जो हमारे हैं, करीब 10-20 साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको सारे वो कंटेंट मिल जाएगा। याद करने का काम आपको है, जहाँ कंफ्यूजन है उसके लिए हम हाजिर हैं। तो आप फटाफट अभी नेक्स्ट इसके 100 क्वेश्चंस में करवाऊंगी, दैट इज विल बी रैपिड फायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन। ठीक है, रैपिड फायर, फटाफट 100 क्वेश्चन को 1 घंटे में कराना है। देखेंगे जब लाइव आएंगे तो उसका आंसर कौन देता है। तो आज के लिए आई थिंक इतना अब बहुत है। नेक्स्ट सेशन में अब इसके आगे लेके कंटिन्यू करेंगे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट सेशन विल बी लाइव, उसको लाइव बनाएंगे, हम लाइव आएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। फटाफट सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए और कोड यूज करिए, PS007 प्रोमो कोड है, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और बहुत सारे ट्रिक्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ जाइए, पढ़िए। ट्रिक भी वहाँ पर है, आपको कैसे याद करना है चीज़ें, तो वहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया है, तो वहाँ भी आप चेक करिए। और फटाफट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर वालों का ध्यान रखिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए। जल्दी इस टाइम से भी हम उबर जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, टेंशन खत्म होगी। ठीक है एवरीवन, बाय बाय, थैंक्स।